अस्सलाम वालेकुम, ओपन माइक कैफ़े में वेलकम बैक नाजरीन। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा। आज के शो का टॉपिक है हमारे अमूमी सोशल बिहेवियर्स, जिसमें हम बाज़ औक़ात हद से ज़्यादा तजावुज़ कर जाते हैं और ऐसा क्यों होता है, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर नफ्सियात डॉक्टर शाहज़ेब, मोहसिन भट्टी साहब, हमारे पैनल पे हैं आफ्ताब साहब, हमारे रिसर्चर और डमी म्यूज़ियम से कुछ गेस्ट्स। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है डॉक्टर रूबा? माशाल्लाह। यार अब तो छोड़ दो ये माशाल्लाह। सर आज तो उनको वो सर्टिफिकेट मिल रहा है, उनको डिग्री मिली है कि वो बदतमीज बने हैं आज। अच्छा, ये आज बतौर बदतमीज है? बतौर तो बदतमीज। इसी तरह के आज बतौर बब्बू राना आए हूँ। तो हम आज बात करेंगे जनरली जो हम कह लें बदतहजीबियाँ नहीं, बदतमीजियाँ करते फिरते हैं, जो कि बड़ा नॉर्मल है। जी जी डॉक्टर शाहज़ेब जरा बताए नहीं, हम दूसरों की निस्बत इतने बदतमीज क्यों हैं? पूरी दुनिया में बदतमीजी है लेकिन हम तो बहुत ही ज्यादा। ये मैं समझता हूँ आपने जो टॉपिक जितना ये आम है उतना ही ज़्यादा ये ख़ास भी है। बदकिस्मती से हम एक ऐसी सोसाइटी में हम रहते हैं जिसमें हम सब शामिल हैं कि हम लोग आम तौर पे ये महसूस करते हैं कि अगर हमने कोई बद तहज़ीबी की है तो वो एक काबिल तहसीन चीज़ है, क्योंकि मैं इस काबिल हूँ, मैं थोड़ा मुमताज़ हूँ, थोड़ा सुपीरियर हूँ, तो मैं ये कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ऊंचे ऊंचे हॉर्न बजाना, वूफर्स का इस्तेमाल करना, सारी दुनिया में ये बद तहज़ीबी समझी जाती है। हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि उसकी वजह से हमें ख़ास किस्म की तवज्जो मिलती है। यानी कतार में खड़े होना शर्म महसूस की जाती है, मौत पड़ जाती है कि थोड़ी देर इंतजार करो, अपनी बारी पे बोलो, दूसरा बात कर रहा है, बिल्कुल सिर्फ उससे फिक्रा उचकना कि जैसे तुम वक्त ज़ाया कर रहे हो, मुझे बात करना। बिल्कुल। अगर आप कभी गौर करें कि जब दोस्तों की या रिश्तेदारों की महफिल लगती है तो उसके अंदर जो गॉसिप होती है, उसके अंदर जो सबसे बड़ी बद तहज़ीबी करने वाला या बदतमीज़ी करने वाला जब उसको बयान करता है तो वो इस फ़ख्र से बयान करता है कि जैसे वो उस बद तहज़ीबी की वजह से उन सब में वो मुमताज़ हैसियत का हामिल है और उसको फिर दाद भी मिलती है। तो हमारे यहाँ अगर आप घर से लेके पार्लियामेंट तक देखें तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम ये समझते हैं कि तहज़ीब की ज़िम्मेदारी किसी और की है और मैं जो भी कुछ करना चाह रहा हूँ तो अगर मैं कोई बद तहज़ीबी भी करता हूँ तो उसको एक्सेप्ट किया जाए, क्योंकि मैं जो हूँ मे बी सुपीरियर हूँ। बेसिकली बदतमीज़ियों की तो बहुत सारी इकसाम है ना, कूड़ा फेंकने से लेके, ऊंचे हॉर्न बजाने से लेके, गाड़ी गलत जगह पार्क करने से आपके लेके, पीछे पार्क करना, ये जानते हुए भी कि आपने निकलना है यहाँ से। एग्जैक्टली। तो हमारा जो एक इज्तमाही शऊर है वो इस चीज़ पे बिलीव करता है हमारी सोसाइटी के अंदर कि जो बंदा बद तहज़ीबी से लेके क्राइम तक जाता है तो वो हीरो है। इवन अगर आप देखें तो कई कलेक्टिव माइंडसेट्स ऐसे हैं जो इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि रेप और मर्डर भी जो है वो मर्दानगी की अलामत है। अगर हम इसे देखें, ये चीज़ एज अ फैशन भी कंसीडर की जाती है और फिर उससे बच निकलना उससे भी बड़ी चीज़ है कि मैं ये इतना बड़ा कुछ करके भी तो मैं किसी के हाथ नहीं आया। और यही वजह हम देखते हैं कि हमें रिपीटेडली वो बदतमीज़ियाँ और क्राइम्स जो हैं वो रिपीट होते महसूस होते हैं। और इसकी बड़ी वजूहात जो हैं उसमें कुछ अगर साइकाट्रिक एस्पेक्ट से देखा जाए तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हमारे यहाँ इतने कॉमन है लेकिन उसको हम उस तरह से रिकग्नाइज़ नहीं करते, कैटेगराइज़ नहीं करते। मिसाल के तौर पे जो एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है वो हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। अगर आप स्कूल में देखें, बच्चों में कंडक्ट डिसऑर्डर बहुत कॉमन है। हर क्लासरूम के अंदर जो है 4-5 बच्चे मिल के तो वो टारगेट करते हैं उन बच्चों को जो ज़रा डिसेंट हैं या प्रोडक्टिव में, बुली करते हैं। बेसिकली वो बुली करने को एक फ़ैशन समझते हैं और घर में भी वो बुलिंग होते हुए देख रहे होते हैं, पेरेंट्स को आपस में एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करते हुए देख रहे होते हैं, फिर वो बुलिंग को एज अ फैशन अडॉप्ट करते हैं। बीइंग अ साइकाट्रिस्ट मैंने देखा है कि आइदर ड्रग एडिक्शन के लोग हैं, जो लोग ड्रग्स में हों, आप तो उनसे किसी भी किस्म की बदतमीज़ी की या एबनॉर्मल बिहेवियर की तवक्को की जा सकती है। अब जितना क्राइम है, जितनी सोशल जो मैल एडाप्टिव बिहेवियर्स हैं, उसमें हम आम तौर पे देखते हैं कि जो स्ट्रीट ड्रग्स हैं और अल्कोहलिज़म है, इसका एक बहुत बड़ा हाथ है। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे जगहों पे हम अगर कोई गलत पार्किंग करता है तो आम तौर पे हम ये देखते हैं कि उसके ऊपर जो लोग ज़िद्दी हो जाते हैं और स्टैंड लेना शुरू कर देते हैं तो उनकी प्रीडोमिनेंटली हिस्ट्री जो है कहीं ना कहीं ड्रग्स और साइकोसिस से मिल रही होती है। तो मैंने जब तक साइकाट्री को ऑप्ट नहीं किया था तब तक मैं ये जुमला नहीं समझ सका था, लेकिन अब मुझे वाकई ये समझ में आती है कि मेरे अपने टीचर ने एक दफ़ा कहा कि वी आर लिविंग अमंग सोशियोपैथ्स एंड साइकोपैथ्स एंड वी डोंट बिलीव अनलेस वी आर विक्टिम ऑफ समथिंग। अब देखे ना, इसका हमारे फिल्म ने कैसे अजीबोगरीब रोल प्ले किया है।
हॉलीवुड ने, बॉलीवुड ने और सो कॉल्ड लॉलीवुड ने एंग्री हीरो, एंग्री हीरो। एक बंदा जिसे बात नहीं करनी आती, जो परले दर्जे का बदतमीज है, वही नेसेसरली इंतहाई गैरतमंद है। अब ये इंडियन एक फिल्म थी पुरानी जो हमारी टीनेज में थी, डर, जिसमें शाहरुख जी, खान का रोल शाहरुख था। अब एक्चुअली ही वाज अ साइकोपैथ इन दैट मूवी जी, जी। एंड ही वाज इन ऑब्सेशनल लव विद किरण। तो अब वो जो है उसके इस क्रेजीनेस को इतना ज़्यादा उस तरह से हीरोइक रोल में दिखाया गया और बहुत सारे लोग एंड तक कंफ्यूज रहे कि ये हीरो था तो इस जैसी जो सबसे ज्यादा थर्ड क्लास फिल्म है, जो अपने स्टाइल की, मैं समझता हूँ आखिरी फिल्म, उसके बाद सुपरलेटिव्स खत्म हो जाते हैं, वो है कबीर सिंह। अगर आपने नहीं देखी तो केस स्टडी के तौर पे देखिए। वो मेडिकल का स्टूडेंट होता है और ऐसी ऐसी थर्ड क्लास हरकतें कर रहा होता है कि तौबा तौबा तौबा। आई सॉ इट ओनली बिकॉज ऑफ अ सॉन्ग, वन ऑफ द सॉन्ग्स वाज गुड इनफ कि बंदा देख सके, गाना देख सके, लेकिन मुझे जब वो पूरी फिल्म की अजियत से गुजरना पड़ा, तौबा तौबा तौबा। और ये ख्वाब है यहाँ के 70-80% नौजवानों का कबीर सिंह बनना। मैं चाहूँगा कि आप लोग अपनी अपनी ऑब्जर्वेशंस शेयर करें और मैं उसका अगर साइको एनालिटिकल व्यू दूं, एक एक चीज हाँ, को पकड़ें एक-एक और चीज़ को इंतहाई पकड़ें। इख्तिसार के साथ डॉक्टर साहब। बिल्कुल ज़रूर। अच्छा, ख़वातीन के हवाले से मैं तो बात करूंगी कि हम निकल जाएं, इवन कोई अबाए में भी निकल जाए तो ये जो घूरने की बीमारी है, इट्स सो वियर्ड। और कोई लोग कहते हैं कि आप उनको स्टेयर बैक करो तो वो रुक जाएंगे, बट नहीं। इसकी बड़ी सिंपल सी वजह है, एक फ्रॉइडियन कॉन्सेप्ट है रिप्रेशन का, जो हम इंडिविजुअली भी देखते हैं और कलेक्टिवली भी देखते हैं। सेक्सुअली रिप्रेस सोसाइटीज़ में जहाँ पे ये इम्पल्सेस शुरू से ही कल्चर के नाम पे दबाई जाती हैं, जहाँ पे ऑपोजिट जेंडर का जो है इंटरेक्शन बहुत फ्रीक्वेंट नहीं है, तो वो रिप्रेस्ड फीलिंग्स अंदर इतनी ज़्यादा पाइलअप हो चुकी होती हैं कि जब वो एडल्ट बिहेवियर्स में भी हम देखते हैं कि वो रिप्रेशन जो है इस तरह की चीज़ों के अंदर आपको देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ऑपोजिट जेंडर का जब भी आना है तो एक एबनॉर्मल सा बिहेवियर है, बिल्कुल वेरी शेडी काइंड ऑफ, यू नो। अगर आपको कोई अकेले में ना से बात भी कर ले तो पता नहीं आप व्हाट डू यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ योरसेल्फ। बाहर इतना बुरा समझा जाता है, वहां पर तो एक फिक्रा बड़ा मशहूर कि जरा गौर से देख लेना किसी को, तो अपना काम छोड़ के, बंदा हो या बंदी हो, कहते हैं आर यू गोइंग टू प्रपोज टू मी और व्हाट। ये जो लड़कियां देखती हैं लड़कों की तरफ, इसका भी तो कुछ बताएं ना। यू विश देखती होंगी, लेकिन मैं नहीं तस्लीम करूंगा इस बात को कि इसे देखती तो मुझे क्या मसला है सर, क्या मुझ में क्या कमी बताएं जरा डॉक्टर साहब। सबसे बड़ी बदतमीजी ये है भाई कि बात चल रही है, आप बार बार ना बात काट रहे हैं। अच्छा जी, इनका तारुफ क्या, ये दरमियान में भाई साहब कौन बैठे हैं? ही इज अ डिसेंट गाय, जिसके अभी हम जिक्र कर रहे हैं, शरीफ आदमी कह लें, डिसेंट कह लें, जिनको अक्सर बुली भी किया जाता है। सर, ये खातून वो हैं जिनको अपने मोबाइल फ़ोन पर और अपने ज़ाती वॉल्यूम पर कंट्रोल नहीं है। मैं तो नॉर्मल बोला नहीं रहा सर, मैं कि ऊंचा बोला नहीं बैठिया। ना ना, बिल्कुल नहीं। जैसे आमतौर पे हम लेबल हिस्ट्रोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से करते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाउड वॉइस, बहुत ज़्यादा बुलंद आवाज़, बुलंद कहके, और अगर लिबास हो तो बहुत ज़्यादा भड़कीले रंग का, और अगर परफ्यूम का इस्तेमाल हो तो इंतहाई शदीद किस्म का परफ्यूम। इन सारी चीज़ के पीछे जो मकसद है वो अटेंशन सीकिंग बेसिकली ये लोग होते हैं, और ज़्यादा बुलंद कहकों से थोड़ी देर को जो उनको तवज्जो मिलती है तो उससे उनकी थोड़ी सी सेल्फ इस्टीम थोड़ी देर के लिए सेटिस्फाई होती है। और इसी के साथ साथ लाइक कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा हो तो सम पीपल बिलीव कि जितनी ऊंची आवाज़ होगी उतना ज़्यादा उनका रोब होगा, उनकी बात मानी जाएगी या सच्ची साबित होगी। नार्सिसिज्म के जो लोग हैं उनमें ख़ास तौर पे ये चीज़ पाई जाती है, वो ये समझते हैं कि अटैक इज़ द बेस्ट सेल्फ डिफेंस। इससे पहले उनके आर्ग्यूमेंट को कोई हराए तो ऐसा अटैक करो टोन के ज़रिए, बात के ज़रिए, कि अगला थोड़ा सा मेलो डाउन। एनिमल है ना, टिपिकल एनिमल बिहेवियर। एनिमल बिहेवियर। एनिमल सबसे पहले हाउल करेगा या गुर्राएगा, उसका मतलब है स्टे अवे। ये अटैक की पहली फॉर्म। हाउल गुराए, सीधा कहो भौंकेगा हाउल। खैर भट्टी साहब, आप बड़ी देर से मुझे लगता है कुछ पूछना चाह रहे हैं। भट्टी साहब पता नहीं रोटी का पूछना क्या। मुझे ऐसे लगता है कि कानून शिकन कौम है, कानून शिकनी करने वाले को पसंद करते हैं। महफिल में अगर कोई बंदा ये कहता है कि मैं जा रहा था, मैंने इशारा तोड़ा, सार्जेंट आया, मैंने उसे अपना तारफ कराया और मैं निकल गया, और हम इस तरह की आम तौर पे रोजमर्रा लाइफ में देखते हैं कि लोग बड़े फख्र से अपनी कानून शिकनी बयान करते हैं और सारे हाजरीन महफिल उसे बड़ा अप्रिशिएट करते हैं और वो बड़े फख्र से वहां पे बैठता है। ये क्या वजह होती है जी? उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ कानून तोड़ना जो है या इसकी वायलेशन करना, उसको ज़रा मुमताज़ हैसियत समझी जाती है उस शख्स को। ये भी तो एक वजह है कि हम चूंकि कॉलोनियल सोसाइटी हैं,
तो कॉलोनियल सोसाइटीज में कानून शिकनी एक ऐसा फैशन है जिसे बहुत पसंद किया जाता जिसे है पसंद किया जाता कि है। मैंने फिर ऐसी बात की कि बिल्कुल। पुलिस वाला फिर देखता रह गया। फिर देख अब ये बातें करके वो अपने आप को मर्दे हुर साबित समझ कर रहा है कि मैंने एक गोरे गासिब हुक्मरान के सामने कलमा हक बुलंद किया। हालांकि वो एक तरह का चले रेजिलियंस थी, बगावत थी जो उस वक्त उसकी इंस्टिंक्ट है, लेकिन कॉलोनियलिज्म खत्म हुए 72-73 साल हो गए, लेकिन ये कॉलोनियल चूंकि बहुत पुराना चल रहा था, सिकंदर यूनानी से भी पहले का, आर्यंस के वक्त का, जिसमें सलातीन दिल्ली भी आए, मुगल्स भी आए, वो सारा बर्दाश्त करते 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 अब ये 5000 साल का कॉलोनियलिज्म था जो हमने भुगता। अब हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि विद इन 70 ईयर्स हम ठीक हो जाएं, तो ये मुश्किल है। ये आपने बड़ी अच्छी बात की और इसका मुख्तसरन जो लफ्ज़ मुझे अच्छा लगता है कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि लाशौरी तौर पे हम इज्तमाई मज़लूमियत से गुज़रते हैं, कलेक्टिव विक्टिमिज़म से गुज़रते हैं, जिसके रिएक्शन के तौर पे फिर हम अपने से बड़े को गाली देना या उसको पत्थर मारना फैशन। इसके पीछे एक और भी मुझे जो आम सोसाइटी में घूमते हुए बाद माशरे में चीज़ महसूस होती है कि हम जब बाहर निकलते हैं तो हम ओन भी नहीं करते अपनी सोसाइटी को उस तरह से। हम ये समझते हैं कि मैं अगर बाहर निकला हूँ घर से तो ये सारा माशरा जो है ना एक जालिम माशरा है और मैं बहुत बड़ा मजलूम हूँ, बहुत अल्लाह और बात। अब मैंने जो भी कुछ करना है ना तो मैंने रिवेंजियस होके करना है। मैंने गालिबन आप ही के प्रोग्राम में एक दफ़ा एक बात सुनी थी, आपने कहा था कि हम एक कौम नहीं है, हम एक हजूम है। जी जी। तो जब तक हम अपने मुल्क को, अपनी ज़मीन को, अपने कौम को ओन नहीं करते हैं तो हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा नहीं करते। मैंने एक दफ़ा हनीफ रामे साहब से पूछा था कि आपके ख्याल में इसकी क्या वजह है, तो उन्होंने कहा कि हमें एक्चुअली शिकायत करना आता है, शुक्रिया करना नहीं आता। जिस दिन हमने शुक्रिया करना सीखा, और सबसे पहला शुक्रिया उसका करो जिसने आपको सही सालिम पैदा किया है। अगर आप लंगड़े लूले होते और अमीर कबीर होते, फिर आप सेहतमंद है, ताज़ा दम है, आप बहुत थोड़े पे कनात करें, और ये शुक्रिया से ही शुरू होता है, उसके बगैर नहीं। सर मेरा कोई नफ्सियात के बारे में बताएं, आपको क्या लग रहा हूँ मैं? पागल लग रहे हैं आप फिलहाल, तो हर बात में बोल पड़ते हैं। अकल होनी चाहिए, इतनी अच्छी बातें होनी, चुप करके सुने आप यार। तेन पता टुटी है ना किड्डी भैड़ी लगती ऐसे डॉक्टर साहब मजा आया ਤੁਹਾਡੀ शख्सियत ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸੇ देने थे? नहीं है वो आपको कैसे लगा कि मैंने नहीं तो इतना आस्था क्यों बोल रहे हो? के बोलो, देखो सारे माशाल्लाह एडा उच्चा ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਦ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ। लेकिन मैं कह रहा है कि शायद ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ। वो तो देखो, और फोन ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਠਾਣੇ ਖਾਂ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि वो मुंह इंदे बना रही ना, तो गजल लंबी होती है, आपको पता है। पठाने खान ने कभी गजल नहीं गाई, उन्होंने जो भी गाया ना लंबा ही गाया पाए, बहुत लंबा है, 45 मिनट का एक उन्होंने काफियां गाई हैं, काफी। और सबसे तवील उनका मैडा इश्क भी तू मैडा यार भी तू 16 मिनट है। मेरा 16 मिनट बहुत लंबा होता है। बहुत लंबा, जिन्होंने समझ नहीं आनी। तुमने फिर ख्याल गायकी नहीं सुनी? मैं कद नहीं सुना, मैं नवाब वाजिद अली शाह का साला नहीं है। डॉक्टर साहब वैसे मैं आपकी शख्सियत से मुतासिर हुआ हूँ। मोहसिन साहब की तरफ भी आओ ना। उनसे डर लगता है इनको। अच्छा सर, शादी ब्याह में जो एकदम खानों पे पिल पड़ते हैं, उसकी एक वजह तो गुज़श्ता प्रोग्राम में भाईजान ने बताई थी ना कि फर्स्ट टेक इज द ओनली टेक, बाकी तो आपको रिसाइकल्ड खाना, यूज्ड खाना मिलेगा। लेकिन लोगों को इसका नहीं पता होता। ये क्या वजह है कि खाने की जो ही खुशबू आती है उस अरोमा पे मरते हैं लोग? ये अजली और अबदी भूख क्या है? ये सब लोग इकट्ठे अचानक उठ के भागते हैं तो हाँ जी, क्यों? लगता ब्याज बम चल जाता। बेसिकली यार सीरियस बात भी कर रहे थे मैं। और कई बंदे तो ठहर मैंने भी ले जाए, मेरे लिए प्लेट ही फाड़ ला। उसमें जो है वो स्कारसिटी माइंडसेट हमारा एक कलेक्टिवली है कि हर चीज़ की थोड़ पड़ी हुई है, हर चीज़ थोड़ी है, छोटी सी कोई अपॉर्चुनिटी। हाँ, स्कारसिटी तो ये उसमें वाकई के शायद बाद में मिले ना मिले ना मिले। हाँ, तो पिल पड़ते हैं वो इसलिए कि ये वक्ती एक अपॉर्चुनिटी है। हालांकि सब लोग खाते पीते घरों से भी आए हुए होते हैं, इस पता नहीं इसके पीछे क्या हो कुछ जाए। लोगों का ये कहना है कि एक तो अक्सरियत से इतना इंतजार करवाया जाता है कि उनकी शुगर लेवल लो हो जाती है।
और खाने के तस्वर से उनकी जान जाने लगती है, फिर वो वाकई टूट पड़ते हैं। डॉक्टर साहब आप सुनाएं। ये डॉक्टर साहब से इतना इम्प्रेस आज हो चुका है। क्या बात। यार भट्टी साहब से क्यों नहीं होते तुम भट्टी इम्प्रेस? साहब पिछले शो मेरे लांबे ला हटे नहीं। आपका मोबाइल ऑफ नहीं होता? अच्छा ये अब मेरा ख्याल गेम खेल रही है। मैं मैसेज किया कि मैं शो च बैठी हाँ, मैं खाली तंग ना करे इवां से हुण मैसेज तक गलबात ही नहीं। इसका भी जो आप देखें ये बहुत कॉमन हमें आजकल देखने को मिलता है, मोबाइल के साथ चिपके रहना, स्क्रीन के साथ। साइबर एडिक्शन जो है बाकायदा पूरा एक क्लासिफाइड डिसऑर्डर बन चुका है और हर उम्र के अंदर हर मतलब मेल फीमेल, बच्चे बड़े छोटे, इसका जो क्राइटेरिया वो इस तरह से सेट हुआ है कि एक ख़ास वक्त से ज़्यादा और इनअप्रोप्रिएटली किसी भी जगह पे, जैसे लोगों को ड्राइविंग के दौरान ख़ास तौर पे करते हुए मैसेजिंग की या कॉल करने की एक आदत पड़ चुकी है। ये सारी चीज़ें तज़किया नफ्स के ज़ुमरे में आती हैं। आप बहुत थोड़े से आगाज़ करें। मसलन जब मैंने खाना खाना है ना, मैंने इसको टच भी नहीं करना, बल्कि मैं बेनियाज हो जाऊँ ये कहाँ पड़ा है, एक बात। दूसरा, जब मैं ड्राइव कर रहा हूँ मैंने इसकी तरफ देखना भी नहीं। तीसरा, दिन में 2 घंटे मैंने ऐसे देने हैं इसे कि मैं इसको कंसल्ट नहीं करूँगा, मैं इसको देखूँगा नहीं कि कोई मैसेज आया था या नहीं आया था। आम तासुर ये है कि हमारे यहाँ लोग अपने फ़ोन को 1 घंटे में 2 मरतबा ज़रूर चेक करते हैं कि कोई मैसेज ना आया हो, कोई बात पता नहीं, जैसे निज़ाम हस्ती हमारी वजह से चल रहा है और अगर थोड़ा सा तसाहुल हो गया तो काम ख़राब हो जाएगा। बल्कि एक नया फोबिया इंट्रोड्यूस हुआ है हमारी साइकाट्री में, DSM-5 में क्लासिफाइड हुआ है, नोमोफोबिया, कि फियर ऑफ लूजिंग द फोन। अगर किसी का फ़ोन गुम जाए और तो वो उस फियर में और उस एंजाइटी में जाता है और उसका बाकायदा हमने, जैसे होता है ना कि सोशल एंजाइटी है, कि लोगों में जाने की एंजाइटी है, या फोबिया ऑफ लिजर्ट है, या फोबिया ऑफ हाइट है। नोमोफोबिया इस वक्त एक क्लासिफाइड डिसऑर्डर वाइड स्प्रेड है कि फ़ोन गुमा और उसका जो फियर है कि मेरा फ़ोन ना गुम जाए, और अगर फ़ोन जो है गुम गया है या मिल नहीं रहा थोड़ी देर तो उसकी स्पेसिफाइड एंजाइटी है। इसके भी 2 तरीके जो हैं इससे जान छुड़ाने के। अगर 2 फोन रखो। नहीं, एक तो ये कि वक्तन फवक्तन अपनी फ़ोन बुक जो है ये कहीं मतलब फौरन एक पुश बटन के साथ दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकती है। उसको आप हार्ड ड्राइव पे रखें, अपडेट करते रहें, क्लाउड में रख दें, और दूसरा क्लाउड पे रख दें, बड़ी बात है ये। और दूसरा, ये जो इंतहाई वाहियात हद तक महंगा फ़ोन है उसके इस्तेमाल से इज्तनाब। अच्छा फ़ोन इस्तेमाल करें, स्मार्टफोन इस्तेमाल करें, तमाम फयूज़ो बरक़ात जो अच्छे फ़ोन के हैं उनसे इस्तेफादा करें। और ये जो लोगों ने बड़ी वाहियात किस्म की रिंगटोन्स लगाई होती हैं, महफिल में बैठे हैं, अचानक इतनी वाहियात बेल बाज उठेगी और फिर हम अच्छा, किसी को शुक्र फोन करें इस खातून ने अपनी बेल बंद की हुई है, ये मेहरबानी है वरना इनकी। आज आप भूल जाते कि आपने क्या क्या सुन रखा है जो इसकी रिंगटोन है। डॉक्टर साहब ये भी कहते हैं कि जो रिंगटोन है वो आपकी पर्सनैलिटी को एक्सपोज करती है। बिल्कुल एक्सपोज करती है, रिंगटोन भी एक्सपोज करती है, वैसे तो फेसबुक के स्टेटस भी करते हैं, सोशल मीडिया की कन्वर्सेशन भी करती है। और अभी रिसेंटली मुझे एक कपल को इंटरव्यू करने का इत्तेफाक हुआ, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के ऊपर उन्होंने पसंद करके शादी की। तो शादी के बाद जो वो इतने आदी थे वीडियो कॉल्स पे चैट करने की कि फर्स्ट नाइट दे कुडंट गेट इंटीमेट, और जिसकी वजह से उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि हम लोग वीडियो कॉल के बगैर, फजर के बाद वो उस कमरे में गया, वो उस कमरे में बैठी, उन्होंने वीडियो कॉल पे दोबारा से चैट स्टार्ट की। अब वो मेरे पास आए थे कि हमारी ओरिएंटेशन कैसे ठीक होगी। बहरहाल सर, डॉक्टर साहब मुझे आपसे मिलकर आज बहुत खुशी हुई। आप नफ्सियाती तज्जिया पूछ रहे थे, आपको नफ्सियाती तज्जिए की ज़रूरत नहीं है। एक बंदा एक मारे नफ्सियात के पास गया, उसे कहता है कि मेरी ये आदतें ख़राब है, मेरी ये आदतें ख़राब है, मेरा नफ्सियाती तज्जिया करें। तो मुझे क्या मसला है? उसने कहा आपको मसला कोई नहीं, आप असल में बंदे ही कमीने हैं अंदर। बेइज्जती थी नहीं पई भी टिकड़ू कड़ू दी। इसी के साथ लेंगे हम इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।